जहां खबर देहरादून से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीआरओ द्वारा निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीआरओ द्वारा निर्मित 2236 करोड़ रुपए की लागत वाली 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये परियोजनाएं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेत देश के 11 सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बनाई गई हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां पर देश भर में 2236 करोड़ रुपए की ये बड़ी सौगात सौंपी गई है। पचहत्तर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा का समापन अब करीब आ रहा है, क्योंकि शीतकाल के लिए धामों के कपाट बंद करने की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। इस दौरान चार धामों के मुख्य मंदिरों में भक्तों का आना बंद हो जाता है, लेकिन इन धामों से जुड़ी आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं होती। भक्त शीतकाल में धामों के देवी देवताओं के शीतकालीन निवास स्थानों पर जाकर पूजन करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए एक अहम जानकारी ये है कि गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को बंद होंगे। इस दिन अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:14 पर बंद होंगे। इसके बाद श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन निवास मुखबा गांव में कर सकेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। इस दौरान बाबा केदारनाथ की मूर्ति को ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन पूजन के लिए लाया जाता है। ये समय भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय बाबा के दर्शन अगले 6 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी केदारनाथ के साथ 3 नवंबर को बंद होंगे। गंगोत्री और केदारनाथ मंदिर के अब कपाट बंद होने वाले हैं। इसे लेकर के तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे और इसके साथ ही 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं। तो अब इन धामों के कपाट बंद होने की तारीख बेहद करीब। केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने हैं। 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रभावी नेता रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह के नाम से रजिस्ट्री जमीन को नैनीताल में जब्त कर लिया गया है। दरअसल उत्तराखंड सरकार कृषि भूमि को बाहरी लोगों के अधिग्रहण से बचाने के लिए एक सख्त कानून पर विचार कर रही है। इसको देखते हुए नैनीताल के जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी के नाम रजिस्टर जमीन पर कार्रवाई की। भानवी सिंह इस समय राजा भैया से अलग रह रही हैं। दोनों के बीच तलाक का केस भी चल रहा है। नैनीताल में उनकी आधा हेक्टेयर से अधिक जमीन जब्त कर ली गई है। वहीं राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने उनके मुताबिक उत्तराखंड के कानून के अनुसार कृषि के लिए खरीदी गई जमीन का इस्तेमाल 2 साल के भीतर उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सर्वेक्षणों से पता चला है कि 2006 से इस भूमि पर कोई कृषि गतिविधि नहीं हुई है, जिसके कारण हमें संपत्ति को सरकार को सौंपने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। नैनीताल में भानवी सिंह की ये जमीन जब्त की गई है। राजा भैया की पत्नी भानवी की जमीन जब्त की गई। भानवी सिंह ने 2006 में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसके बाद अब उनकी जमीन जब्त की गई है। और ये खबर, जहां जमीन में खरीद के बाद कोई भी खेती कार्य नहीं कराया गया। उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। राजा भैया की पत्नी भानवी की ये जमीन जब्त की गई है। भानवी सिंह ने 2006 में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा एक्शन और जमीन में खरीद के बाद कोई खेती कार्य नहीं कराया गया था, जिसके बाद अब उनकी जमीन जब्त कर ली गई है। उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा एक्शन और
भानवी सिंह की जमीन जब्त की गई है। नैनीताल में भानवी सिंह की जमीन जब्त कर दी गई है। राजा भैया की पत्नी है भानवी सिंह और इनकी जमीन जब्त, उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा एक्शन। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां खबर देहरादून से है। यहां पर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और 3 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू भी किया गया। आपको ये भी बता दें कि पकड़े गए आरोपी में एक महिला और 2 पुरुष भी शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र में 3 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिली थी, जिसके बाद पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उनसे पूछताछ की और इसके बाद पूछताछ में पता चला कि ये लड़कियां अलग अलग स्थानों से दिल्ली में पहुंची थी और नौकरी दिलाने के बहाने यहां लाई गई थी। तो अब मानव तस्करी का ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अलग अलग जगहों से मानव तस्करी करके ये लड़कियां दिल्ली लाई गई थी। पुलिस ने गिरोह के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बीटी क्षेत्र में 3 नाबालिग जो है लड़कियों के संदिग्ध अवस्था में इस तरह घूमते हुए पता चला था, जिसके बाद जो है पुलिस ने उनसे पूछताछ करी। पूछताछ के बाद जो है चूंकि नाबालिग बच्चियां थी तो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी बुला लिया गया और जो पूछताछ के बाद समस्त प्रकरण अभी तक जो संज्ञान में आया, उसमें जो हमारी STU टीम है उनके द्वारा ये पता चला कि ये बच्चियां अपने अलग अलग स्थानों से दिल्ली में पहुंची थी वहाँ पर 2, और इसके बाद वहाँ पर इनको किसी ने गुमराह करके नौकरी या काम दिलाने के बहाने उनको एक 2 और लोग थे उनके माध्यम से यहाँ पर देहरादून भेजा था। चूँकि रात को जहाँ पर ये लोग रुके थे 3 लोग वहाँ इनको कुछ ऐसी बातें पता चली कि जहाँ पर कहीं इनको मानव तस्करी में शामिल करने की या कहीं इनको बेचने की ऐसी बात पता चली, जिससे डर के मारे तीनों जो बालिकाएं थी वो वहाँ से निकल गईं और पुलिस के पास पहुँची थी। और पुलिस ने जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है वहाँ के जो इंस्पेक्टर द्वारा पूरी जानकारी उपरांत इसमें एक मुकदमा दर्ज कराया था और इस पूरे समस्त चीज़ों में 2 लोग की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। जहाँ पर बच्चियाँ थी उन 2 लोग को इसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। और अब खबर रुड़की से है, जहां मुख्य अग्नि अधिकारी ने रुड़की फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान फायर स्टेशन पर कई खामियां मिली हैं, जिसके बाद CFO ने फायरमैन को जमकर फटकार भी लगाई। आपको ये भी बता दें कि CFO अभिनव त्यागी अचानक फायर स्टेशन के निरीक्षण करने पहुंच गए। CFO अभिनव त्यागी ने सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि घटना के दौरान समय पर मौके पर पहुंचा जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहारों के सीजन को लेकर शहर और देहात क्षेत्रों के सभी पटाखा व्यापारियों के साथ बैठक की जा रही है ताकि कोई भी हादसा न हो। तो त्योहारों को लेकर के पूरी तरह से तैयारियां, पटाखा व्यापारियों के साथ भी बड़ी बैठक की गई। रुड़की की ये तस्वीरें देखिए जहां पर बड़ी बैठक की गई है और रुड़की फायर स्टेशन ने निरीक्षण किया है। CFO अभिनव त्यागी ने यह निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। पटाखा फैक्ट्री को लेकर के भी दिशा निर्देश, सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो आने वाले वक्त में त्योहारों का सीजन अब और तेजी से आएगा, जिसे देखते हुए सभी तरह के अधिकारियों को दिशा निर्देश, पटाखा व्यापारियों के साथ भी बड़ी बैठक की गई है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए, इसे ध्यान में रखते हुए CFO ने ये निर्देश दिए हैं। सभी से बातचीत की है। निरीक्षण भी रुड़की फायर स्टेशन का किया गया है CFO के द्वारा। CFO अभिनव त्यागी ने रुड़की फायर स्टेशन का निरीक्षण किया, सभी से बातचीत भी की है। तो ये अहम जानकारी। देखिए, हमने जितने भी संवेदनशील स्थल हैं, चाहे बाज़ार हो, चाहे पटाखा मार्केट हो, चाहे हमारी फैक्ट्रियां हों, हमने सभी के साथ एक विशेष बैठक की है, चल रही है लगातार। पटाखे वालों के साथ और मार्केट वालों के साथ हमारी हो चुकी है और जो भी संवेदनशील स्थल हमें लगते हैं सभी के साथ बैठक की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि दिवाली के मद्देनज़र आपको कैसे और चीज़ें सुधारनी है, जो आपके यहाँ इक्विपमेंट है उनको कैसे आपको हेल्दी कंडीशन में रखना है, उनका चलाने का तरीका और सब चीज़ें उनको सिखाई जा रही हैं लगातार। साथ साथ ही आज निरीक्षण था रुड़की फायर स्टेशन का, तो अपने जवानों की तैयारी देखने में आया था। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हैं, वो बताया गया है इनको और ये सुधारेंगे उसको। और दिवाली
और अब खबर देहरादून से है, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है और 3 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू भी किया गया। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी में एक महिला और 2 पुरुष भी शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र में 3 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिली थी, जिसके बाद पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उनसे पूछताछ की और इसके बाद पूछताछ में पता चला कि ये लड़कियां अलग अलग स्थानों से दिल्ली में पहुंची थीं और नौकरी दिलाने के बहाने यहां लाई गई थीं। तो यह अहम जानकारी। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है ताकि सेब और कीवी के काश्तकारों को बागवानी के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। और इसी क्रम में नाबार्ड की ओर से आईटी पार्क स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सेब महोत्सव 1.0 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में सेब से लेकर कीवी, पहाड़ी खाद्य पदार्थों समेत कई उत्पादों का स्टॉल भी लगाया गया। इन स्टॉलों पर पहाड़ी ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखा गया। वहीं नाबार्ड के नए मुख्य महाप्रबंधक पंकज यादव ने बताया कि पर्वतीय और ग्रामीण अंचलों में समृद्धि लाने के उद्देश्य से ऐसे महोत्सव का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड का सेब लगातार अपनी पहचान बनाता जा रहा है। पहाड़ी जिलों में कीवी की खेती भी काश्तकार करने लगे हैं। नाबार्ड भी किसानों को बागवानी पौधे उपलब्ध कराता है ताकि किसान सेब और कीवी जैसे फलों का उत्पादन करके लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सेब महोत्सव आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि लोगों को पता चले कि उत्तराखंड में भी अच्छे उत्पाद होते हैं। वहीं आने वाले समय में सेब महोत्सव 2.0 भी आयोजित किया जाएगा। तो देहरादून से खबर, जहां सेब महोत्सव 2.0 का आयोजन होना है और इससे लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। हाँ, देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है सेब महोत्सव, तो उत्तराखंड के अंदर सेब काफ़ी हो रहा है। बहुत अच्छी क्वालिटी का सेब होता है। उस सेब को एक मार्केट मिले और लोगों की नज़रों में आए, उसको बढ़ावा मिले, उसका एक छोटा सा प्रयास नाबार्ड कर रहा है। नाबार्ड इन एरियाज़ के अंदर पहले तो ऑर्चार्ड देता है, जिसमें कि सेब और बाकी अन्य फलदार पौधे दिए जाते हैं, जिनसे कि उत्पादन होता है, और उसके विपणन के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा नाम से पता चल रहा है सेब महोत्सव 1.0, तो ये पहला ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। ये अभी थोड़ा छोटे स्केल पे हो रहा है, पर इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर हम सरकार का साथ लेंगे, हमारे बैंकर साथियों का साथ लेंगे, आप सबका भी हम लोग इसमें साथ लेंगे, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा मिले। सेब के साथ साथ हमने यहाँ पे कीवी भी लेके आए हैं। आपने देखा होगा कप कोर्ट से यहाँ पे कीवी भी आया हुआ है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां जिला कारागार हरिद्वार से 2 कैदियों के भागने से हड़कंप मच गया। कैदी पंकज रुड़की का रहने वाला है और राजकुमार उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला है। दोनों मौका पाकर जेल से फरार हो गए हैं। पंकज हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहा था, जबकि राजकुमार विचाराधीन कैदी था। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। बताया ये जा रहा है कि जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक का निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर एक सीढ़ी लगी हुई थी, जहां से दोनों कैदी फरार हो गए। दोनों कैदियों के फरार होने से जेल प्रशासन पर तमाम तरह के सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस दोनों कैदियों की तलाश कर रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल और जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह तुरंत जिला कारागार पहुंचे हैं। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकते यहाँ से निकले हैं। जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजा याफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंजीकृत थाना सिरपुर में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। दो बंदी हैं। एक पंकज है जो रुड़की का रहने वाला था, हत्या के केस में निर्दोष था, और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं और लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, इनके जो होमगार्ड सब ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, वो दोनों यहाँ
काशीपुर के जीबी पंत कॉलेज में प्रधानाचार्य और प्रबंध समिति के बीच लंबे वक्त से चला आ रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पुराने विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और स्कूल परिसर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया, जबकि विद्यालय में बच्चे भी मौजूद थे। शिक्षा के मंदिर में वायलेंस की घंटी खूब बजती हुई दिखाई दे रही है। दो पक्षों की लड़ाई में विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है और इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विद्या का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में प्रधानाचार्य के साथ मारपीट की घटना शर्मसार करने वाली है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य और प्रबंध समिति के बीच लंबे वक्त से चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पुराने विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और स्कूल परिसर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जबकि विद्यालय में छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। वहीं मामले में दोनों पक्ष ने कोतवाली में तहरीर सौंपकर कार्रवाई की भी मांग की है। दरअसल आरोप है कि गुड़िया परिवार के कुछ लोग स्कूल के टाइम पर स्कूल के अंदर आ गए और वहां के प्रिंसिपल और स्टाफ के साथ बदतमीजी की, साथ ही जमकर मारपीट भी की गई। घटना के बाद सूचना 112 पर दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। इसके बाद दोनों पक्षों ने तहरीर दी और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं इस मामले को लेकर शहर में एक अजीब तरह की हवा है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों की स्कूल की प्रॉपर्टी में आने वाली दुकान और यहाँ के पैसों पर नजरें हैं। इस वजह से विवाद चल रहा है। लालची लोग स्कूल के भविष्य और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने कब्जे से लेकर अपने मनमानी तरीके से संचालित करना चाहते हैं। हालांकि जनतंत्र भी इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है, जरा आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय है जो हमारे विद्यालय की भूमि पर ही बना हुआ है। वहाँ प्राइवेट फीस ली जाती है, तो इस विद्यालय को धीरे धीरे बंद करके इसको पूरा चंद्रावती करने का प्रोग्राम है। और मैं गरीब बच्चे जो यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कल सुबह 7:30 बजे मैं विद्यालय जब आया तो गेट पर 2 गनमैन खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा आपको किसने बुलाया? मैंने तो बुलाया नहीं है, विद्यालय में प्रधानाचार्य के द्वारा ही बुलाया जाएगा किसी व्यक्ति को। तो जो हमारी भंग प्रबंध कार्यकारिणी है जिसका फर्जी तरीके से चुनाव कराया गया है, उसने कहा कि ये हमने लगाया है और हमारे विद्यालय के 2 गेट हैं, दोनों गेट अंदर से ताला लगा दिया गया। उसकी चाबी डॉक्टर नीरज आत्रेय ने अपने हाथ में ले ली और मेरे साथ मेरे यहाँ एक कर्मचारी है, उस कर्मचारी के साथ मारपीट की। जब मैं उसकी वीडियो बनाने लगा तो उन्होंने मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छीन के फेंक दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ मुझे इतनी बुरी तरीके से घेरा था, मैं निकल भी नहीं सकता था। वो तो सारे विद्यालय के बच्चों ने देखा, वो जब दौड़े हैं उन्होंने शोर मचाया है, तब मैं उनके चंगुल से छूट पाया। पर मैं जब निकल के गेट पर आया तो गेट में अंदर से ताला लगा था। जब वो सोनू से मारपीट कर रहे थे तो मैंने 112 को फ़ोन कर दिया था। गेट पर मैं बाहर आके खड़ा हुआ हूँ तो गेट पर आकर के भी इन्होंने दोबारा से मारपीट करने का मुझसे प्रयास किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता राम मल्होत्रा ने बताया कि हम कानून के साथ हैं, स्कूल के प्रिंसिपल के साथ हैं, बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किसी को भी नहीं करने देंगे। नीरज आत्रेय और उनके साथ कुछ लोग मैनेजमेंट के, तथाकथित मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो विद्यालय में आए और वो मेरे साथ उन्होंने मारपीट करी है और इसके दोनों गेट जो हैं वो विद्यालय के बंद कर दिए हैं और मुझे एक तरीके से बंधक बना लिया। तो मैं अभी आता हूँ, मैंने तुरंत एसपी को और एसपी साहब को और अपने जो कोतवाल साहब हैं उन्हें दोनों को फ़ोन करा और मैं तुरंत वहाँ से रवाना हुआ। इस बीच में उन्होंने 112 को भी फ़ोन कर दिया था, तो 112 ने आके जो है वो विद्यालय का गेट खुलवाया, जिसकी चाबी नीरज आत्रेय पे थी जो दीपिका गुड़िया के हस्बैंड हैं और जिनका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ही मारपीट करी सारी की सारी। और जो उनका क्या नाम है अर्दली था जो वहाँ पर, उसके साथ भी मारपीट करी, उसके साथ गाली गलौज करी, उसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा। विवाद के चलते कॉलेज में शिक्षण कार्य पूरी तरह से प्रभावित है। बड़ी संख्या में दोनों पक्ष के लोगों के कॉलेज परिसर में आने से छात्र छात्राओं की स्कूल समय के लगभग 1.5 घंटे पहले छुट्टी कर दी गई। वहीं कॉलेज के दर्जनों छात्रों ने घटना को लेकर कुछ समय धरना दिया, जिन्हें बाद में पुलिस ने खदेड़ दिया।
बहरहाल अब जरा सोचिए, जो बच्चों के भविष्य को अंधकार से निकाल कर रात दिन मेहनत करते हो, उन गुरुजी को स्कूल के अंदर घुसकर उनके साथ बदतमीजी की गई हो, तो ऐसे लोगों को समाज किन नजरों से देखेगा? आखिर शिक्षा के मंदिर में ऐलाने जंग क्यों? ये सवाल काशीपुर में चर्चा का विषय बना है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।